नमस्कार, माइंड रोड में आपका स्वागत। आज के अंक में बात बलिया लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 72। बलिया बागियों की धरती रही है। शासन व्यवस्था के खिलाफ यहाँ से अक्सर आवाज़ें उठती रही हैं। फिर चाहे वो 1857 के क्रांति की बात हो या 1842 में जो चित्तू पांडे की क्रांति थी उसकी बात हो। 1857 में एक तरफ जहाँ मंगल पांडे देश को आज़ाद कराने की लड़ाई के सूत्रधार बने, तो वहीं 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया भारत का पहला आज़ाद जिला बना, जहां पर राष्ट्रीय सरकार का गठन तक हुआ। इस घटना के बाद बलिया को नया नाम मिला बागी बलिया। साल 1798 में ब्रिटिश सरकार ने गाजीपुर जिला बनाया और बलिया उसकी एक तहसील हुआ करती थी। फिर 1 नवंबर 1879 को बलिया स्वतंत्र जिले के रूप में सामने आया। बलिया को महर्षि भृगु की जन्मस्थली के तौर पर जाना जाता है, जहाँ जिस धरती ने महर्षि भृगु की तपोस्थली थी, वही धरती मंगल पांडे और चित्तू पांडे जैसे क्रांतिकारियों की जमीन भी रही। उसने क्रांति की एक नई मशाल जलाई, जिसने देश को एक नई दिशा दी। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी, केदारनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह जैसे प्रख्यात साहित्यकार यहाँ से निकले, जिन्होंने हिंदी साहित्य को कई नए आयाम तक पहुँचाया, एक बेहद समृद्ध बनाया। इसके अलावा जो यहाँ पर राजनीतिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर और जनेश्वर मिश्र जैसे राजनीतिक सितारों ने यहाँ पर अपनी चमक बिखेरी। यहाँ पर जो स्थानीय बात की जाए, ओडीओपी की बात होती है, एक जिला एक उत्पाद की बात की जाए, तो जो बिंदी लगाई जाती है उस बिंदी का कारोबार यहाँ कुटीर उद्योग की तरह होता है। बिंदी को वहाँ पर स्थानीय भाषा में टिकुली का नाम दिया जाता है और इसका कारोबार वहाँ लगभग हर घर में होता है। विधानसभा की 5 सीटें आती हैं इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें 3 सीटें बलिया जिले की हैं और 2 सीटें जो हैं पड़ोसी गाजीपुर जिले में आती हैं। फेफना, बलिया नगर और बैरिया ये बलिया की सीटें हैं, तो जहूराबाद और मोहम्मदाबाद ये 2 गाजीपुर जिले में आती हैं। जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर जो सुबह सपा के अध्यक्ष हैं वो विधायक हैं, तो वहीं मोहम्मदाबाद से अलका राय विधायक हैं जो कृष्णानंद राय की पत्नी हैं। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो शुरुआती दौर में 1952 में जब चुनाव हुए तो यहाँ से 2 सांसद चुन करके गए। फिर 1957 में ये सीट कांग्रेस पार्टी के पाले में रही, जब राधा मोहन सिंह यहाँ से चुनाव जीते और सांसद हुए। इसके बाद साल 1962 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस को यहाँ पर दूसरी बार जीत मिली। मुरली मनोहर यहाँ से दोबारा सांसद चुने गए। पहले टर्म में भी ये सांसद चुने थे। जब 2 सांसद चुने गए थे तो एक मुरली मनोहर थे। 1967 और 1971 में भी ये सीट कांग्रेस पार्टी के पाले में रही और चंद्रिका प्रसाद यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुँचे थे। 1977 का चुनाव जो इमरजेंसी के बाद हुआ, उसमें भारतीय लोकदल के हिस्से में ये सीट गई और चंद्रशेखर यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए। 1980 में चंद्रशेखर जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़के दूसरी बार सांसद हुए, तो 1984 का चुनाव वो हार गए थे। 1984 का चुनाव वो हारे क्योंकि वो जो गोल्डन टेम्पल में इंदिरा गांधी ने सेना भेजी उसका उन्होंने विरोध किया और उसके चलते वो उनको हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल 1984 के चुनाव के बाद जब 1989 में चुनाव हुए, तब से लेकर के वो चंद्रशेखर वहाँ से लगातार सांसद होते रहे। 1 जुलाई 1927 को बलिया के इब्राहिम पट्टी में इनका जन्म हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, पॉलिटिकल साइंस से वहाँ से एमए किया और साथ ही वहीं से इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत भी हुई। छात्र राजनीति में ही ये सक्रिय हो गए। फिर इसके बाद चूँकि इनका जो तेवर था वो बेहद बागी था, बहुत ही बेबाक बोलते थे। जो बेबाक बोलने की इनकी शैली थी उसने इनको बहुत जल्दी प्रसिद्धि दिलाई। फिर ये राजनारायण के संपर्क में आए, उसके बाद ये समाजवाद को ये आगे बढ़ाने लगे। फिर 1962 में पहली बार ये राज्यसभा के सांसद चुने गए। इसके बाद 1965 में ये कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में इनके जब ये शामिल हुए तो उस समय की भी एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा कि आप कांग्रेस में करेंगे क्या, तो इन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में समाजवाद को बढ़ावा दूंगा। फिर इंदिरा का अगला सवाल था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो चंद्रशेखर ने बहुत बेबाकी से जवाब दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा। आगे चलकर यही हुआ भी। बहरहाल 1962 से लेकर के 1977 तक वे राज्यसभा के सांसद रहे। जब 1975 में इमरजेंसी लगी उस समय वो कांग्रेस के सदस्य थे। बावजूद इसके उनकी गिरफ्तारी हुई। इंदिरा को जो चंद्रशेखर की बेबाकी बहुत पसंद थी, वही बेबाकी उनको इमरजेंसी में तिहाड़ भेजने का कारण भी बनी। साल 1977 में जब लोकसभा के चुनाव हुए देश में, तो उस समय ये
लोकसभा का चुनाव लड़े, पहली बार चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंचे, फिर उसके बाद 80 का चुनाव जीते, 84 का चुनाव हार गए, फिर 1989 में चुनाव जीते और 89 के बाद फिर 91, 96, 98, 1999 और 2004 का लगातार ये 6 बार यहाँ से बलिया की लोकसभा सीट से चुनाव जीत करके और संसद पहुंचे थे। भारत के राजनीति को नहीं बल्कि आम जनता और जो लोग हैं उसको समझने के लिए चंद्रशेखर ने पदयात्रा की। कन्याकुमारी से लेकर के दिल्ली के राजघाट तक ये पैदल चले। उनके इस पदयात्रा से इंदिरा गांधी जैसी महिला भी घबरा गई थी। 1990 में जब बीपी सिंह का राजीनामा हो गया उसके बाद ये कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर ने सरकार बनाया। 10 नवंबर 1990 को ये भारत के प्रधानमंत्री बने। 223 दिन यानी लगभग 7 महीने इनकी सरकार चली। फिर 21 जून 1991 को कांग्रेस ने जब अपना समर्थन वापस ले लिया तो इनकी सरकार गिर गई। कांग्रेस ने राजीव गांधी की जासूसी का आरोप लगाते हुए अपना समर्थन इनकी सरकार से वापस ले लिया था। उसके बाद सरकार गिरी। चौधरी चरण सिंह के बाद दूसरी सबसे कम दिन रहने वाली ये सरकार थी। हालांकि उस समय भी सरकार के बारे में तमाम बातें की गई कि डमी सरकार है और ये सारी चीज़ें कि इशारों पर चलती है, ऐसी इस तरीके की बहुत सारी बातें की जाती हैं। 8 जुलाई साल 2007 में चंद्रशेखर का निधन हो गया। चंद्रशेखर को युवा तुर्क के नाम से जाना जाता था। राजनीति की गहरी समझ रखते थे, दूरदर्शिता थी। जब जयप्रकाश नारायण की बात होती है या पंडित दीनदयाल की बात होती है, उनको कई बार इन लोगों को चिट्ठी लिख करके आगाह किया। साथ ही जब इंदिरा गांधी इनका विरोध कर रही थी तो उन्होंने इंदिरा को भी ये कहते हुए चिताया कि भारत में संतों का विरोध आम जनता बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इंदिरा गांधी का कांग्रेस में रह करके ही इंदिरा गांधी का विरोध करना उस समय आसान बात नहीं होती थी और ये स्वभाव चंद्रशेखर का था। राजनीति की इतनी गहरी समझ रखने के बावजूद भी उनको, हालांकि बलिया की जनता में उनकी खूब अच्छी पैठ थी, इसके बावजूद उनको कई बार विरोध का सामना करना पड़ा। फिर चाहे वो गोल्डन टेम्पल में सेना भेजने के मामले में हो या फिर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के समय जब मुलायम सिंह यादव की सरकार ने गोली चलवाई तो ये माना गया कि चंद्रशेखर की सह पर, चूँकि उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव चंद्रशेखर की पार्टी से थे, तो माना गया कि चंद्रशेखर का बैकअप है इसलिए उन्होंने गोली चलवाई। तो उसको लेकर के भी खूब विरोध हुआ, यहाँ तक कि उनके जनसभा में जूते तक चले थे। हालांकि उनके निधन के बाद इस लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए साल 2008 में। इनके बेटे चंद्रशेखर ने यहाँ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो उम्मीदवार हुए। अपने जीते जी परिवारवाद का चंद्रशेखर ने खूब विरोध किया और अपने परिवार से किसी को भी राजनीति में सक्रिय नहीं होने दिया। उनके मृत्यु के बाद इनके बेटे राजनीति में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। जो उस समय सजपा थी चंद्रशेखर की पार्टी, उसको उन्होंने समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया। वो सांसद बने। फिर 2009 का चुनाव भी वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते, दोबारा सांसद हुए, पर 2014 के चुनाव में वो चुनाव हार गए। इसके बाद उनको राज्यसभा भेज दिया गया। हालांकि 2019 में वो समाजवादी पार्टी से अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी में आ गए। राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, तो भारतीय जनता पार्टी ने बाद में फिर से उनको उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा है। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्य हैं। साल 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से भारत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। 15 सितंबर 1948 को उनका जन्म हुआ था। बीएचयू के छात्र संघ के पहले जनरल सेक्रेटरी रह चुके थे 1975 में, फिर 1978 में वहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। इसके बाद बलिया की भैरिया जो सीट है, भैरिया सीट से 3 बार विधायक रहे थे, 1991, 1996 और 2002, 3 ये चुनाव जीते थे। फिर इसके बाद 2014 में इनको पार्टी ने सांसद का टिकट दिया, सांसद हुए। फिर 2019 में हालांकि पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर वीरेंद्र सिंह मस्त आए। वीरेंद्र सिंह मस्त मूल रूप से बलिया के रहने वाले थे, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र जो था वो भदोही रहा। 21 अक्टूबर 1956 को बलिया के दुकटी गांव में इनका जन्म हुआ था। बीएचयू से ही इन्होंने छात्र राजनीति की इनकी भी शुरुआत हुई थी। 1988 में ये भदोही में पहली बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने। फिर उसके बाद 1989 से 1952 तक ये भदोही के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे। फिर 91 में पहली बार भदोही लोकसभा सीट से चुनाव जीत करके संसद पहुंचे थे, सांसद हुए। फिर 1996 में इनको भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। 1998 में ये दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीते, भदोही की लोकसभा सीट से वो सांसद हुए। 2009 में ये बलिया से इनको चुनाव लड़ाया गया, पर नीरज शेखर से चुनाव हार गए। इसके बाद 2014 में फिर से तीसरी बार भदोही की लोकसभा सीट से चुनाव जीत करके संसद पहुंचे थे। 2019 में ये वर्तमान समय में ये बलिया की लोकसभा सीट से सांसद हैं। इनके अलावा जो नेता हैं, चूँकि
2019 में सपा बसपा का गठबंधन रहा तो गठबंधन में ये सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई थी। उन्होंने सनातन पांडे को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया था। सनातन पांडे चिलखैर की विधानसभा सीट से विधायक रह चुके थे। पहले गन्ना विभाग में नौकरी करते थे, बाद में इस्तीफा देकर 1996 में सक्रिय राजनीति में आए। 2002 में पहली बार वो चिलखैर की विधानसभा सीट से निर्दल चुनाव लड़े। वो चुनाव हार गए। 2007 में फिर वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, तब चुनाव जीत करके सांसद हुए। उसके बाद 2009 में चिलखैर की विधानसभा सीट का अस्तित्व खत्म हो गया परिसीमन के बाद। 2012 में पार्टी ने इनको रसना से अपना उम्मीदवार बनाया, पर ये वो चुनाव जीत नहीं पाए। फिर 2017 का चुनाव भी ये हार गए। इसके बावजूद भी 2019 में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर जातिगत वोटरों को साधने के लिए इनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। इनकी पत्नी, इनके बेटे और इनके बहू भी राजनीति में सक्रिय हैं। इनकी पत्नी भी ब्लॉक प्रमुख रह चुकी है, इनके बेटे भी ब्लॉक प्रमुख है और वर्तमान समय में इनकी बहू जो है वो ब्लॉक प्रमुख है। इन नेताओं के अलावा इस सीट पर उपेंद्र तिवारी का एक प्रभाव रहता है, क्योंकि वो यहाँ से विधायक हैं, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। और ऐसे में एक उनका भी, चूँकि एक वोटरों के बीच उनकी एक पकड़ है, दूसरा जो वहाँ पर भूमिहार और ब्राह्मणों की एक जो अच्छी खासी संख्या है, तो जातिगत आधार पर भी वो प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर का एक प्रभाव रहता है। इसके अलावा जो दया शंकर सिंह हैं वो भी मूल रूप से वहीं के रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी में संगठन में सक्रिय हैं। उनकी पत्नी वर्तमान समय में प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, तो एक उनका ठीक ठाक प्रभाव उस क्षेत्र में माना जाता है। इसके अलावा अंबिका चौधरी और अफजाल अंसारी जैसे नेता भी यहाँ से सक्रिय रहे हैं। अफजाल अंसारी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं 2009 में, हालांकि चुनाव हार गए थे। अब वैसे उनका मूल क्षेत्र चूँकि गाजीपुर है, पर गाजीपुर से लगा हुआ और परिसीमन के बाद जो जाति समीकरण, जो परिसीमन के बाद क्षेत्र बदले अलग अलग, उसने कई तमाम जो जाति समीकरण उसको पलट दिया। इस नाते इन नेताओं का भी एक अच्छा खासा प्रभाव रहता है। समीकरणों की बात की जाए तो करीब 23,58,606 यहाँ पर वोटर हैं, जिसमें 12,93,860 पुरुष मतदाता हैं, तो 10,64,676 महिला मतदाताओं की संख्या है। 81% आबादी यहाँ सामान्य वर्ग से संबंध रखती है, तो 15% जो आबादी है वो अनुसूचित जाति से संबंध रखती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव और दलित वोटरों की संख्या यहाँ अच्छी खासी है और चुनाव में इनका खूब जो निर्णय होता है चुनावों का, उन पर इनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। देश की राजनीति में कई दिग्गज यहाँ से निकले, कई दिग्गजों ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। इसके बावजूद भी जो बलिया का क्षेत्र है वो उसकी राजनीति जातिगत आधार पर ही सिमटी रही। इसका नतीजा ये हुआ कि जो मुद्दे थे वो मुद्दे बहुत पीछे छूट गए और मुद्दे पीछे छूटने के बाद चूँकि बलिया में मुद्दों की बात नहीं हो पाई, तमाम मुद्दे वहाँ जो पानी और ऐसी चीज़ों के मुद्दे हैं वो वहाँ से काफ़ी गौड़ होने लगे। और गौड़ होने का नतीजा ये हुआ कि बलिया इतने बड़ी हस्तियों के प्रतिनिधित्व करने के बावजूद भी विकास की दौड़ में बेहद पीछे रहा और आज भी वो पीछे छूटा हुआ ही है। धन्यवाद।